नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार अग्रवाल HMTV लाइव में। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने लव जिहाद के ऊपर एक अध्यादेश लाई और उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की टिप्पणियां अदालतों से, जनता से और बड़े बड़े IAS और बड़े PCS लोगों से भी सुनने को मिल रही है। आज उस विषय पर हम बात कर रहे हैं और बात भी एक ऐसे शख्स से कर रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत से कर रहे हैं जो एक हमारे नोएडा के बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकारों में माना जाता है। आपका नाम है राजेश बैरागी। राजेश जी, आपका स्वागत है HMTV लाइव में। आज हम आपके साथ में जो बात कर रहे हैं उसका विषय ये है कि लव जिहाद के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में, कोई संविधान में और अपने IPC के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है, लव जिहाद कोई शब्द नहीं था। अब उसको जोड़ने की उस राज्यों की तरफ से एक शुरुआत हुई है। आपका क्या कहना है इसमें? नमस्कार राजकुमार। दरअसल ये लव जिहाद, इसे अगर हम आगे पीछे कर दें इन शब्दों को तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये जिहादी लव है। आप मेरी बात समझेंगे, दर्शक भी समझेंगे कि लव में जिहाद हो ही नहीं सकता। लव एक अलग चीज है। मोहब्बत, प्रेम, इश्क, ये सब तो इनके साथ जिहाद कैसे जुड़ सकता? तो इसे मैं जिहादी लव कहूँगा कि जब मेरा मिशन ये हो जाए, और ऐसा मैं बचपन से सुनता है। मैं बहुत मलिन बस्तियों के नज़दीक भी गया हूँ, मुस्लिम मोहल्लों के पास भी गया हूँ और हिंदुओं के मोहल्ले के पास तो मैं रहता ही। वहाँ परस्पर एक दूसरे धर्म की महिलाओं को, मैं केवल मुस्लिमों को नहीं इसमें आरोपित कर रहा, एक दूसरे के धर्म की महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने की बातें आपस में युवक करते थे और करते हैं। ये एक ऐसा मसला है कि इसका उससे भी कोई लेना देना नहीं है कि मैं अपनी शारीरिक इच्छा पूर्ति करना चाहता हूँ, बल्कि ये दूसरे का अपमान करना और उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो इसलिए अब चूंकि ये बात आ रही है कि मुस्लिम युवक इस तरह का काम कर रहे हैं, नाम बदलकर, कलावा बांधकर या और बहरूपिया रूप धर कर जाते हैं और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। ऐसा ही हिंदू युवक भी करते होंगे, ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, लेकिन उधर की खबरें ज़्यादा आती हैं कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, नाम बदल कर, कलावा बांध कर, तिलक लगाकर, और बाद में जब बात खुलती है तो लड़की के साथ सबसे पहले ये दो धर्म के युवक युवती बालिग हों, वो आपस में शादी कर रहे हैं, इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई अपने आप को छिपाकर और उसके साथ लड़की को बरगला कर इस पर कि मैं तेरे ही धर्म का हूं, और तब शादी कर ले, और बाद में शादी जैसा बंधन हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में माना गया इसको। भारतीय संस्कृति में विवाह एक ऐसी चीज है जैसे 7 जन्मों का काम जी। ये यूरोप नहीं है, ये अमेरिका नहीं है कि यहाँ जो है शादी कपड़ों की तरह पति बदले जाएं, पत्नी बदली जाए। यहाँ पर विवाह होने का मतलब है कि आप बुरी हैं, अच्छी हैं, आप बुरे हैं, अच्छे हैं, दुष्ट हैं, तो भी निभाने का प्रयास अंतिम सांस तक किया जाता है। हालांकि तलाक के मामले बहुत बढ़ रहे हैं और पति पत्नी अलग रहने लगे हैं, लिव इन रिलेशनशिप को भी यहाँ मंजूरी दे दी गई है, उसमें बहुत सारे विकास उत्पन्न हो गए। लेकिन हमारे यहाँ जो विवाह है वो केवल एक समझौता नहीं है, वो कोई सौदा नहीं है, बल्कि वो एक संस्था है। विवाह हमारी एक संस्था है और हम उस संस्था का पालन अपने केवल खुद के जीवन में नहीं करते हैं, बल्कि अपने पुरखों से लेकर और अपने आने वाली पीढ़ी तक को उसका क्रम चला आता है कि इसकी मान्यता है। अब किसी की शादी हो जाए
और तब उसे पता चले कि उसका पति हिंदू नहीं है या मुस्लिम नहीं है। उस समय उसके पास क्या रास्ता? तब वो लड़की, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं लड़कियों की कि लड़की के साथ क्या गुजरेगी, लड़की अबला समझी जाती है, वो एक डिपेंड होती है अपने पति पर, और उसके साथ ये उसे पता चले शादी होने के बाद, जब वो अपना शरीर तन मन सौंप चुकी हो, तब उसे पता चले कि उसका पति वो नहीं है जो उसे बताया। उस समय उसके पास दो रास्ते कि वो वापस अपने समाज में लौट जाए, तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो शादी की थी अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से की थी। और यदि वो वापस नहीं लौटती है तो या तो वो सुसाइड करे, घुट घुट कर जिएगी, या वो आत्महत्या करे। तो दोनों ही श्रेणी में वो अपराध है, वो गलत है। उसमें अगर ये है भी कि लड़की वापस लौटकर इसमें FIR करा सकती है, पहले से प्रावधान है IPC कि अगर किसी ने आपसे झूठ बोलकर शादी की है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा लिखा सकते हैं, उसे सजा हो जा सकती है। लेकिन लड़की होने के नाते ना तो उसे परिवार से, अपने पूर्व समाज से सपोर्ट मिलेगी, और ना अगले समाज से उसे सपोर्ट मिलेगी। और कानून में भी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है कि उसका कानून भरण पोषण दे सके उसका, सिर्फ एक FIR के अलावा। बेसिकली भरण पोषण जो है वो उसके बाद की चीज है मेरी नजर में। आदमी का सम्मान के साथ जीवित रहना पहला। हमारे यहाँ बड़ी मतलब आम बातचीत में हम कहते हैं कि पैसा तो वेश्या के पास बहुत होता है, लेकिन उसके पास जो चीज़ नहीं होती है वो एक झुग्गी में रहने वाली, फुटपाथ पर रहने वाली स्त्री के पास हो सकती है। उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान है। अगर वो छीन लिया जाए उससे, तो उसके बाद जीने के लिए कोई चीज़ ही नहीं बचती है, उसके लिए वो समस्या पैदा हो सकती है। नहीं राजेश जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने बात कही प्रेम से शादी करती हैं लड़की, और बाद में ये कहती हैं कि मुझसे छुपाया गया। लेकिन मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूँ कि एक हिंदू लड़की ने हिंदू लड़की को लड़के ने फंसाया, मुंडन लड़के ने हिंदू बनकर, लड़की उसके साथ 4 महीना, 2 महीना, 6 महीना रहती है, और इस शिकायत को बाद में वो करती है, जबकि पहला ही उसके साथ में जब लड़का लड़की संभोग करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि लड़का जो है, लड़के की सुन्नत है वो मुस्लिम धर्म से है। तो ये आरोप 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 साल बाद और बाद में क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ कि ये सच है कि उस समय के पंडितों ने मिलकर एक कुचक्र रचा विद्योत्मा के खिलाफ, और एक मूर्ख व्यक्ति को मौन व्रती बनाकर विद्योत्मा के सामने बैठा दिया गया शास्त्रार्थ करने। और विद्योत्मा ने जो इशारों में उसको पूछा, उसने इशारों में उत्तर दिया, और पंडितों ने उसकी व्याख्या जो की वो भिन्न थी, है दूसरी थी, है वो कुछ कहना चाहता था, वो कुछ और निकल रही थी, है। और विद्योत्मा ने उस मौन व्रती व्यक्ति से शादी। इसके लिए क्या विद्योत्मा दोषी नहीं है? क्या केवल पंडितों की साजिश ही दोषी है? विद्योत्मा भी दोषी है, वो तो विदुषी महिला थी, और वो दोषी है इसलिए उसने वो कष्ट उठाया कि वो एक मूर्ख की पत्नी बनकर रही। ये अलग बात है कि बाद में वो कालिदास बने। मैं लड़कियों की इस गलती को खारिज नहीं कर रहा, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी बहुत सारी चीजों को अनदेखा कर देता है। शुरुआत प्रेम है ही ऐसी चीज कि उसमें अनदेखा हो सकता। इंग्लिश में एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड ऑल। आपने वही बात यहाँ कही कि मतलब प्यार में आदमी अंधा हो जाता है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि जो भी गलत है वो गलत है, ना प्यार में सही है वो, ना वार में सही है। गलत तो गलत है। उन्हें आज हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी गलत बात को जायज ठहरा दें अपने हिसाब से, लेकिन वो जायज है नहीं। जो जायज नहीं है वो जायज नहीं, उसे माना नहीं जा सकता। हर जीते हुए के साथ
ये जितने भी विजयी राजा रहे, यदि वो सम्राट भी बन गए, धरती के अधिपति भी बन गए, उसके बाद भी यदि ये पता चला कि इन्होंने अपनी जीत के लिए महिलाओं और बच्चों पर गोलियां चलवाई थी, उनका नृशंस हत्याकांड किया था, तो वो सम्राट और अधिपति हो सकते हैं, लेकिन वो दुष्ट हैं, वो हत्यारे हैं। उनके लिए कोई सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। बल्कि उनके बजाय वो लोग अच्छे हैं जिन्होंने महिलाओं की रक्षा की, जिन्होंने बच्चों की रक्षा की, युद्ध भी किया, लेकिन उस समय उस बात का भी ख्याल रखा कि वो वर्ग इसमें ना पिस जाए, जिन्होंने खेतों को आग नहीं लगाई, जिन्होंने घर नहीं उजाड़े, गांव नहीं उजाड़े, उन लोगों को आज भी याद करता है इतिहास कि वो लोग ऐसे थे। हमारे यहाँ जो आक्रमणकारी आए, वो चाहे वो तुर्क थे, चाहे वो मुगल थे, यूनान से आए, अगर उन्होंने हमारे खेत खलिहानों को उजाड़ा है, हमारे खेतों को उजाड़ा है, हमारे घरों को ढाया है, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया है, तो वो चाहे यहाँ जितने दिन शासन करके गए, हमारी फूट की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। हम दूसरे देशों के भी उन लोगों को आदर्श मानते हैं जिन्होंने वहां पर भलाई के काम किए, जिन्होंने बुराई के काम किए, वो हमारे अपने भी अच्छे लोग नहीं हैं, हम उन्हें बुराई के साथ ही याद करते हैं। इसलिए ये तो एक अलग विषय हो गया कि वार और प्यार में कुछ भी जायज़ है, कुछ भी जायज़ नहीं हो सकता है, मतलब मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बहरहाल मैं वापस आता हूँ कि जिहाद लव, कि लव को जिहाद बना दिया कि लड़कियों को फंसाने के लिए, ऐसा मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव है, कि मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लोगों द्वारा ऐसा समझा जाता है कि इनका उपभोग किया जाए। मुस्लिम लोगों के द्वारा भी, चाहे वो उम्र दराज भी हों, उनको भी ऐसा लगता है। ये प्रवृत्ति ही खराब है, ये प्रवृत्ति गलत। आपने प्रवृत्ति जोड़ा है, ये प्रवृत्ति गलत, ये प्रवृत्ति। तो उनके दिमाग में इसमें ही गलत है। किसी मैं इसमें कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भाजपा का तुष्टीकरण है कि वो अपनी वोटों को कैसे इकट्ठा करेगी, वो एक अलग मसला है कि वो अपने अपने राज्यों में कानून बना देगी और उसमें लव जिहाद शब्द जोड़ दिया जाएगा उसमें। लेकिन ये कानून बेसिक रूप से गलत है कि किसी लड़की को फंसाकर केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना, या अपना धर्म छिपाकर, अपना नाम छिपाकर, अपनी पहचान छिपाकर शादी कर लेना, बाद में फिर उजागर होना और उसको तड़पने के लिए मजबूर कर देना, उसे निराश्रित कर देना, उसे बेसहारा कर देना, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना, ये कतई जायज नहीं। तो इस रूप में तो एक कानून सही है, लेकिन हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा है, बीजेपी का भी अपना राजनीतिक एजेंडा है। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, लेकिन ये आवाज जो है लव जिहाद के ऊपर जो कानून बनाने की बात उठ रही है, वो राज्यों से निकल के आ रही है, जबकि जरूरत है एक सेंट्रलाइज केंद्र से एक कानून बने और वो सख्त कानून हो। सकता है कि ये धीरे धीरे माहौल बनाने की बात हो, क्योंकि सभी राज्यों में तो भाजपा नहीं है। तो अगर केंद्रीय स्तर पर इस तरह का कोई कानून बनाया जाएगा तो निसंदेह उसका विरोध होगा। अभी तो इसका भी विरोध होगा। ये कानून भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे, अभी से अपील तैयार हो रही होंगी। और खुद मुझे ये लगा कि हाई कोर्ट एक ही मसले पर खुद एक मत नहीं है। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाएगा। मैं न्यायालयों से क्षमा मांगता हूँ कि मैं उन पर कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ। हम टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे ये भय है कि 3 जजों की पीठ इसके समर्थन में निर्णय देती है और उसके बाद 5, 9, 11 सदस्यों की जजों की पीठ जो है फिर इसको पलट दे। अब तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का रिव्यू करने लगा। जी, सही कह रहे हैं। तो उस स्थिति में कानून दरअसल जन अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। वो चाहे न्यायालय द्वारा पारित किया जाए,
सरकारें अध्यादेश के द्वारा लाएं, असेंबली से बहस करा कर लाएं, जनमत बनाएं, लेकिन उसका कानून जन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, किसी वैमनस्य को जन्म ना दे, किसी वर्ग संघर्ष को जन्म ना दे, लोगों में भेदभाव और ईर्ष्या पैदा ना करे। कानून इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये सरकारों के ऊपर है, क्योंकि सरकारें चुनकर आती हैं, यहाँ कोई तानाशाही तो है नहीं। आपने बात की सरकारें चुनकर के आती हैं, मैं आपको यहाँ छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अभी सुप्रीम सॉरी माफ करना, अभी हमारे 370 धारा खत्म हुई, 35A खत्म हुई है। किसने खत्म की? जो सरकार चुनी हुई थी, जनता ने चुन के जिसको पार्लियामेंट में भेजा, उसने नियम बनाए और कुछ फेरबदल किए, और उस चीज को ही जनता में कहा गया कि गलत फैसला हमारे पर थोपा जा रहा है, जबकि जनता के प्रतिनिधि वहाँ असेंबली पार्लियामेंट में गए हैं और वो इस चीज को बना रहे हैं। तो फिर ये क्या कहेंगे आप इस वजह? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन जनमत सर्वोच्च है। अगर जनमत नहीं चाहता है तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो विपक्ष है, और विपक्ष को ये अधिकार है कि वो संसद ने पास नहीं किया, संसद में बहुमत से पास हुआ। 370 जरूरी था, नहीं जरूरी था, 35 से हटना था, नहीं हटना था, ये एक अलग विषय है और ये विशेषज्ञों का काम है। मैंने इसको नहीं, मतलब मुझे उतना योग्यता हासिल नहीं है। लेकिन विपक्षी राजनीतिक दलों को अपने विचार रखने का अधिकार है और वो होना ही चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ही सिर्फ इतना है, अब हम असेंबली में, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार ने एक अध्यादेश लाई तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनता ने चुन के वहां पे बिठाया है उसको, तो अब उसमें फिर से कुछ लोग विपक्षी दलों, विपक्षी पार्टियां इसमें रोड़ा डाल रही हैं। तो इसे हम जनमत का फैसला कहेंगे या थोपा हुआ फैसला कहेंगे? सरकार का फैसला है। विपक्षियों को पूरा अधिकार है कि वो उसकी आलोचना करें अगर वो गलत है तो, और जनता में ये मैसेज लेकर जाएं, जनता को इसके लिए खड़ा करें। ये विपक्ष का लोकतंत्र में यही काम है कि सरकार के जन विरोधी कार्यों का वो विरोध करें और उसके खिलाफ जनता में एक जनमत बनाएं। अगर वो गलत होंगे तो जनता उन्हें नकार देगी। हम जनता के फैसले को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? चुनी हुई सरकार सारे काम ठीक ही करेगी ये गारंटी नहीं हो सकती है। और अगर वो सारे काम ठीक ही करती तो अगले 5 साल में फिर से चुनाव में जाने की क्या जरूरत थी? फिर तो वही बनी रहती। नहीं, वो तो संवैधानिक ठीक है, वो बनी तो फिर चुनाव में जाते हैं और वो सरकारें हट भी जाती हैं, जरूरी नहीं है कि वो बनी रहे। तो इसका मतलब है कि जनता सर्वोच्च है और विपक्षी दलों का तो ये कर्तव्य ही है कि वो जनता को जागरूक करें। सरकार के किसी भी फैसले को यदि विपक्षी दलों को, चाहे वो उनका राजनीतिक कारण हो, लेकिन वो उसे जनता में लेकर जाए। जनता अगर उसे ठीक समझेगी तो सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, नहीं तो विपक्षी दल अपने घर को लौट कर आ जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार को एक रेफरेंडम करना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए? नहीं, रेफरेंडम की सरकार को उस तरह की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों का जो कर्तव्य वो यही है कि यदि वो किसी सरकार के द्वारा पारित अध्यादेश को, किसी बिल को गलत समझते हैं तो उसके खिलाफ जनता को, सरकार को अपना विरोध जताएं। सरकार नहीं सुन रही है तो उस मुद्दे को लेकर जनता फैसला कर लेगी। अब नहीं करेगी तो जब चुनाव आएगा तब कर लेगी, वो याद रखेगी इस बात को। विपक्ष इतना तो धैर्य रखता ही नहीं इस बात के लिए। नहीं, विपक्ष अगर सारे मुद्दे चुनाव के लिए रख लेगा तो उसमें मुद्दों की बाढ़ आ जाएगी। वो जनता को समय समय पर समझाता है कि भाई ये गलत है, ये गलत है। जनता अपने आप उन्हें जो है, अभी मैंने देखा एक अपने राजनीतिक दल के प्रमुख हैं, वो वोट मांगने गए और वहाँ उनका राज समझा जाता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन्हें जो है वहाँ अपने ही वर्ग के लोगों से भारी विरोध झेलना पड़ा। लोग उनके पीछे पड़ गए और वो देश के अपने आप को बड़े लीडर कहते हैं, उसको राजनीतिक दल, अपना ही राजनीतिक दल है, अपना एक सत्ता है उनकी, और वो
जब अपने ही मोहल्ले में वोट मांगने गए तो उनके लोग उनके पीछे पड़ गए। ये तो लोकतंत्र है। तो मुझे ऐसी घटनाएं बड़ी सुकून पहुंचाती हैं कि अभी जनता है। अगर जनता जिस दिन अपने इस तरह से निराश होकर बैठ जाएगी कि कुछ भी कर लो, इनका कुछ होने वाला नहीं है, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उस दिन लोकतंत्र मर जाएगा। हम बात कर रहे थे लव जिहाद की, लेकिन पहुंच गए चुनाव की तरफ। वापस आते हैं और संक्षिप्त में इसको अब यहाँ से शुरुआत करते हैं और बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आते हैं। आप हमें बताइए, लव जिहाद, आपने उसका नाम बदल दिया जिहाद। जिहाद लव, जिहादी लव, मतलब ये जो लव जिहाद के लिए किया जाए उसे जिहादी लव कहना ज्यादा उचित होगा। लव जिहाद शब्द मेरी नजर में ठीक नहीं है, हो सकता है कि और विद्वान लोग इसका कुछ और अर्थ भी निकाल रहे हैं। लव में कहीं जिहाद नहीं, लव एक अलग चीज है, वो महसूस किया जाता है, वो किया जाता है, उसमें डूबा और उतराया जाता है, लेकिन जिहाद किया जा सकता है। मित्रों, अंतिम पड़ाव पे आते हैं और इस बात के लिए राजेश जी को धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात आज हमें राजेश जी ने बताई, यह एक जिहाद है और जिहाद जो है सोच समझकर बड़े स्तर पर किया जाता है। और ये जिहाद सिर्फ इतना ही है कि हम एक लव करें जो फेक हो, जाली हो, नकली हो, सरासर अन्याय है उन लड़कियों के खिलाफ, कि उन लड़कियों को किसी भी तरह से इस जिहाद में फंसाया जाए और उनसे लव किया जाए, चाहे वो कलेऊ बांध के किया जाए या फिर कुछ भी करके नाम बदल के किया जाए, जो भी संभव हो। लड़के और लड़कियां लड़के इस तरह से करते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, ये बहुत गलत है। अगर इसमें कानून बन के आ रहा है तो हमें उसको देखना चाहिए कि उस कानून में कौन कौन सी अभी और विसंगतियां हैं, ताकि उन्हें दूर किया जा सके। राजेश जी क्या कहें? जी बिल्कुल, लेकिन ये किसी भी धर्म के लिए है कि वो उसके युवक युवतियों को किसी को धोखे में रखकर शादी जैसे बंधन में नहीं बंधना चाहिए। ये केवल मुस्लिमों के लिए नहीं है, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये हर जाति वर्ग के लिए है, हर धर्म के लिए है। क्योंकि धर्म है, जाति है, ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को छिपाने से अच्छा है कि आप विशेष विवाह अधिनियम में शादी कर लें। वो तो नियम बना हुआ, स्पेशल मैरिज एक्ट है, लेकिन उसमें कर कहाँ रहे हैं? ये एक्ट तो बहुत पहले से बना हुआ है। नहीं कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप उसमें जाइए और अपनी अपनी जाति धर्म घोषित करिए। उससे क्या होगा कि कोई भी धोखे में रहने की बजाय जीवन भर आपके साथ रहने का स्वेच्छा से निर्णय, वो एक वचनबद्ध हो गया है कि वो तसल्ली से परख के देख के उसने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है, हर चीज को गंभीरता से अध्ययन किया है, समझा है, तब उसमें स्टेप लिया है। आज के लिए इतना ही। राजेश जी ने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया है, हम बहुत आभारी हैं। राजेश जी, आप हमारे HMT लाइव स्टूडियो में आए, हम वास्तव में बहुत आभारी हैं। और आप हमारे पैनलिस्ट हैं, समय समय पर हम इनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं और जनहित में जो बात करते हैं वो जनता तक पहुंचे, ऐसी कल्पना आपसे करते हैं कि आप इसका लाभ उठाएं और इसी तरह से हमारे इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।